शाम के समय एक जो मजदूर होता है वह एक रेहड़ी से कुछ खाने पीने का सामान पैक करवा रहा था अपनी झाड़ी में से, और तभी वहाँ पर एक भिखारन आती है और आने के बाद वो उससे कहने लगती है कि कुछ खाने पीने का इंतजाम करवा दो, काफ़ी दिनों से भूखी हूँ, 2 दिन हो गए हैं खाना खाए हुए अच्छी तरह से, बस थोड़ा बहुत मिलता है, मुझे भी खाना खिला दो। अब इस बात को सुनकर जो वो लड़का होता है वह उसकी तरफ देखने लगता है और देखता देखता एकदम से हैरानी भरी निगाहों से उससे पूछने लगता है कि कौन है तुम्हारे घर में। तो वो कहती है कि कोई भी नहीं है, शादी हुई थी लेकिन उसके बाद जो पति है वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो उसके बाद जब वह उसके बारे में जान लेता है तो पूछने लगता है कि क्या तुम खुद से खाना बना सकती हो। तो वो कहती है कि हाँ, अच्छे से खाना बना लेती हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है कि मेरा और अपना दोनों का खाना बना लोगी और साथ में मेरी एक माँ उसका खाना बना लोगी। तो वो कहती है कि हाँ, खाना बना लूँगी। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। तो और ऐसा कहकर वह उस दुकान वाले से कहता है कि भाई, पूजा की जो ये मंदिर है छोटा सा तुम्हारी दुकान में, उसमें से कुछ थोड़ा सा सिंदूर मुझे दे दो। तो उसके बाद वह सिंदूर देता है और यहाँ पर यह मजदूर उस भिखारन की मांग में सिंदूर भर देता है। कौन था यह भिखारी और किस वजह से उसने सब कुछ किया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है बिहार के कैमूर जिले की। बिहार के कैमूर जिले के गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है, जिस लड़के का नाम होता है रंजीत। रंजीत जिसके पिता नहीं है, घर में केवल उसकी माँ है। और यहाँ पर रंजीत के जो पिता थे वह शराब पिया करते थे और शराब के कारण इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उसने सारा कुछ सिस्टम, यानी कि रंजीत की जो पुश्तैनी ज़मीन थी दादा परदादाओं की, वो भी पहले बेच दी थी। बस ले देकर ये घर बचा था जिसके अंदर रंजीत और रंजीत की माँ रहा करते हैं। रंजीत की माँ ने जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। और ना ही रंजीत जो है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी अच्छा था, वो तो बस इधर उधर की बातों पर ध्यान दिया करता और इसी वजह से उसकी पढ़ाई लिखाई भी छूट जाती है। 12वीं करने के बाद वह इधर उधर घूमने लगता है और उसके बाद जो उसकी माँ होती है वह उससे कहती है कि बेटा, कोई काम धंधा ढूंढ ले, अगर काम धंधा रहेगा तो कोई अपनी बेटी दे देगा, वरना तेरी शादी हो पानी तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इस बात को सोचकर यहाँ पर जो रंजीत होता है वह अब इस बात के लिए तैयार हो जाता है और माँ से कहता है ठीक है माँ, मैं मजदूरी करने जाने लगता हूँ। यहाँ पर जो बेटा है वो मजदूरी करने लगता है और जब वह मजदूरी करता है तो अपनी माँ से भी कह देता है कि माँ, आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दूसरों के घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर रहो और मैं ही मजदूरी करके इतना ले आऊँगा ताकि लोग ये भी तो कहें कि भाई माँ को बिठाकर खिला रहा है तो अपनी पत्नी को भी बिठाकर खिला सकता है। लेकिन रंजीत की फूटी किस्मत, जब भी कोई शादी की बात होने के लिए हुआ करती तो अड़ोस पड़ोस के लोग चुगली लगा दिया करते और ऊपर से उसके पास कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए उसकी शादी के जो भी रिश्ते आया करते वो घर में आकर चाय पानी तो पी जाया करते, लेकिन उसके बाद मना कर दिया करते, कह दिया करते कि नहीं, लड़का हमें पसंद नहीं है। यानी कि कोई अड़ोसी पड़ोसी इस बात की चुगली कर देता और चुगली को सुनने के बाद वो लोग वहाँ से वापस लौट जाया करते। अब रंजीत स्टार्टिंग में देखता कि कोई बात नहीं, 1-2 तो ऐसे हो जाया करता है, और उसके बाद फिर से जो रिश्ते आते हैं वो भी ऐसा ही किया करते हैं। माँ बड़ी कोशिश करती है कि कैसे भी करके बेटे की शादी हो जाए, और जब वह 22 साल का होता है उस टाइम से लेकर 28 साल तक होने तक उसके लिए रोज़ रोज़ रिश्ते देखने वाले आया करते हैं, यानी कि जब भी सीजन चला करता है। और कुछ लोग तो उसका मिसयूज़ किया करते थे, यानी कि कुछ 4 लोग बाहर से आए और उन्हें लेकर उसके घर पर आ गए और कहा कि भाई ये रिश्ते वाले आए हैं। तो उसके बाद जो रंजीत है उनकी सेवा पानी भी करता, उसे भी राहत थी कि भाई कब शादी होगी, माँ को भी राहत थी कि भाई कब शादी हो गई, और वो लोग केवल चाय पानी पीकर वहाँ से चले जाया करते। और जब कभी रंजीत वो लौट कर उन्हें पूछा करता कि भाई वो लोग कहाँ गए, वो जो आए थे, तो वो कहते कि भाई उन्हें तू पसंद नहीं है, मैंने बताना इसलिए सही नहीं समझा कि कल को खामखा ही तुझे बुरा लगेगा। इस बात को सुनकर रंजीत चुपचाप रह जाता है और धीरे धीरे जब उसकी उम्र 29 साल हो जाती है तो उसके बाद वो अपनी माँ से कह देता है कि माँ देखो, तुम्हारी देखभाल के लिए मैं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी और मैं तो ऐसे ठीक हूँ। इस बात को सुनकर माँ को गहरा सदमा लगता है और वो कहती है कि बेटा अब तो ये मजबूरी है ऐसे रहना, वरना शादी तो तेरी होनी चाहिए थी। बेटा जो होता है वो कहता है कि माँ बात तो आपकी सही है, लेकिन ये बताओ कि जब कोई मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है तो मैं क्या ठाड़ से ज़बरदस्ती किसी से शादी कर लूँ। इस बात को सुनकर जो लड़का होता है, लड़के की माँ होती है, वो कहती है कि हाँ बेटा बात तुम्हारी ठीक है, और ये लोग रहने लगते हैं। अब कोई रिश्ते वाला आने के लिए भी कहा करता तो रंजीत मना कर दिया करता, कह देता है मीडिएटर से कि भाई तुम ही बता देना, और अगर वो ओके करे तो ही घर पर लेकर आना, वो वरना अन्यथा यहाँ पर लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग इन बातों से परेशान हो चुके हैं। अब उम्र भी ज़्यादा हो गई थी तो भला कौन रिश्ते वाला आने वाला था, और वैसे उनका भाग्य बिल्कुल कमज़ोर चल रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर जो रंजीत होता है वह अब अपनी माँ का
देखभाल करने लगता है, मजदूरी किया करता है पास ही के शहर में जाकर, और घर पर आकर अपनी माँ की देख रेख किया करता है। लेबर चौक पर खड़ा होकर वो पैसे कमाया करता और उन पैसों से अपनी माँ का और अपना पेट भरा करता। अब तभी एक दिन की बात होती है, जो रंजीत होता है जैसे शाम के समय घर आता है तो उसकी माँ ने उसके लिए खाना नहीं बनाया था और वो कहती है कि बेटा तबीयत खराब है, अब क्या करूँ। तो गाँव के अंदर ही एक ऐसी दुकान थी छोटी सी जिस पर थोड़ा बहुत फास्ट फूड खाने को मिलता है। तो रंजीत वहाँ से खाना पीना लेकर वापस आ जाता और अपनी माँ से कहता कोई बात नहीं माँ, ये तुम भी खा लो और मैं भी खा लेता हूँ, इतनी झाड़ी तो मुझे मिल ही जाया करती है। उसके बाद अगला दिन होता है और अगले दिन भी माँ की तबीयत सुबह सुबह खराब थी, जो भी घर का काम था वो रंजीत ही कर आया था। तो इसीलिए जो रंजीत होता है जब वह काम पर जा रहा था तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते कि बेटा इसीलिए कह रही थी, अब तेरे घर में तेरी पत्नी होती तो बहुत ही अच्छा रहता, कम से कम तुझे बनाकर खाना तो खिला देती, अब तू बाहर का खाना खाएगा ये अच्छी बात नहीं है। इस बात को सुनकर रंजीत को महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह चला जाता है। धीरे धीरे 3 से 4 दिन इन बातों को हो जाते हैं और 3-4 दिन बाद माँ तो ठीक हो जाती है, लेकिन रंजीत के दिमाग में ये बात घूमने लगती है। लेकिन वो करे भी तो क्या करे, ऐसी अपनी ज़िंदगी को जीता रहता है। अब तभी एक दिन की बात होती है शाम के समय, जब रंजीत जिस साइट पर गया था वहाँ से अपनी झाड़ी लेता है और झाड़ी लेने के बाद वापस लौटता है। और इस समय भी उसकी माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उसने कह दिया था कि माँ खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाना बाहर से ले आऊँगा। उसके बाद जो रंजीत होता है वो वहीं उसी शहर की एक ऐसी छोटी सी रेडी टाइप दुकान पर जाता है जहां पर खाने पीने का सामान मिला करता है, यानी कि सामने तो रेडी है, पीछे एक दुकान है। और उसके बाद जो रंजीत होता है वहाँ से खाना पैक करवाने लगता है, यानी कि सस्ता और ठीक ठाक खाना उसे मिल जाता है तो वहीं से पैक करवाने लगता है। खाना तो वो पैक करवा लेता है, लेकिन जैसे उसे पैसे देकर चलने वाला होता है तो तभी वहाँ पर एक भिखारन आ जाती है जो कि जवान थी। वैसे तो उसके मैले कुचले फटे पुराने कपड़े थे, लेकिन वो दिख रहा था कि हाँ भाई ज़्यादा बुजुर्ग नहीं है, जवानी है और उसकी उम्र लगभग उसके बराबर की होगी, यानी कि जो रंजीत है वो भी 30 साल का हो गया है और उसकी उम्र भी 30 या 31 साल के लगभग होगी, बस इतनी ही। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो उसके पास आती है और कहती है कि 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाना दिला दो। अब इस बात को सुनकर रंजीत उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि मेहनत मजदूरी भी तो कर सकती हो। तो वो कहती है कि कैसे कर लूँ, मुझे मेहनत मजदूरी करना आया नहीं करता और मेहनत मजदूरी के लिए गई भी थी, लेकिन लोग गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हें खाना खिलाना हो तो खिला दो, भूख बहुत ज़ोर से लगी है, वरना कोई बात नहीं, मैं तो किसी और से बात कर लूँगी। लेकिन तभी वो कहता है कि हाँ खाना तो खिलाऊंगा, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। तो उसके बाद वह कहने लगती है कि मेरे घर में कोई भी नहीं है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो जो रंजीत होता है वो पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो जो लड़की होती है वो बताती है कि शादी हुई थी मेरी, शादी होने के बाद अपने पति के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए आई थी और पति मेहनत मजदूरी किया करता था, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कृपा हुई कि जो पति है, कृपया का ये मतलब लीला हुई, ऊपर वाले की ऐसी लीला हुई, जो मेरे पति हैं वो एक दिन एक हादसे में इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद मैं घर पर ऐसे ही रह जाती हूँ। अब जो मेरे पति थे, उनके जो माता पिता थे वह पहले भीख मांगा करते थे कभी, और जब उन पर दोबारा से विकट परिस्थिति आती है तो उसके बाद वो भी भीख मांगने लगते हैं और मुझसे भी भीख मांगने के लिए कहते हैं। अब मुझे तो ये काम अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लोग जब जिद करते हैं और मैं मना करती हूँ तो उसके बाद वो लोग मुझे धक्के देकर निकाल देते हैं और मैं इधर उधर काम ढूंढने लगती हूँ। लेकिन जहाँ पर भी काम ढूंढना करती वहाँ पर लोग मेरा गलत फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इसी वजह से अंत के दर्जे मुझे भीख मांगना ही अच्छा लगा, क्योंकि मायके वाले के पास भी ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पर मैं रह सकूँ और यहाँ पर भीख मांगकर एक झोपड़पट्टी में अपना गुजारा किया करती हूँ। इस बात को कहते कहते जो लड़की होती है मंजू, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इधर यहाँ पर जो लड़का होता है वह भी थोड़ा सा परेशान तो होता है कि भाई देखो कितना बुरा हुआ बेचारी के साथ। लेकिन उसके बाद जो लड़का होता है वह कहने लगता है कि ये बताइए क्या आप खाना बना सकती हो। तो उसके बाद वो कहती है कि खाना तो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, अगर सभी सामान हो खाने बनाने के उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मंजू जो है वो समझ रही, रेखा जो है वो समझ रही थी कि ऐसा है तो नहीं, कहीं ये चाह रहा हो कि भाई अपने हाथों से खाना बना कर ये उसे भी खिलाए और वो भी खा ले, अपने घर ले जाकर खाना बनवाएगा। क्योंकि कई बार लोग ऐसा कहा करते हैं और औरों के साथ तो वो नहीं जाती है, लेकिन ये बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला इंसान उसे दिखाई देता है और इसके बाद वो उसके साथ चलने के लिए तैयार तो हो जाती है। लेकिन जैसे वो कहती है कि हाँ खाना बना लेती हूँ,
तो वो कहने लगता है कि मैं हूँ, मेरी माँ है और तुम अपने लिए भी खाना बना लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ बना लूँगी, कोई भी परेशानी नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है रंजीत, वो कहता है कि तो फिर ऐसा करते हैं, तुम ना मुझसे शादी कर लो, मेरी शादी नहीं हुई है और लोग भी बातें नहीं बनाएंगे और हम दोनों एक ही घर के अंदर रहेंगे। तुम्हारे लिए कमाकर बाहर से मैं ले आऊँगा और तुम घर का खाना बना लेना। मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, उसके साथ भी तुम रही आओगी तो उसका भी मन लग जाएगा और उसका भी ये सपना पूरा हो जाएगा कि उसके बेटे की शादी हो चुकी है। अब ये ऑप्शन उसके पास पहली बार आया था, किसी व्यक्ति ने उससे शादी के लिए कहा था। तो वो कहते कि अरे ऐसे कैसे? तो वो कहता कि हाँ ऐसे ही, अगर तुम राजी हो तो बताओ, अभी हम लोग शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मंजू भी कह देती कि हाँ ठीक है कर लेते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी तक मजाक कर रहा है। और उसी समय जो रंजीत होता है वो उस दुकान वाले को आवाज़ लगाता है जहाँ पर वो सामान खरीद रहा था, उसके पीछे जो दुकान थी, और कहता है कि भैया पूजा की थाली में जो सिंदूर रखा है थोड़ा सा मिलेगा इसमें से। अब यहाँ पर जो दुकान वाला होता है वह भी उसके सारे बातों को सुन रहा था और शादी की बात भी सुन रहा था कि भाई एक मजदूर एक भिखारी से शादी करेगा, और उसी वजह से वह भी शौक में उस सिंदूर को ला कर दे देता है। और जो लड़का होता है मजदूर रंजीत, वह उस सिंदूर में से चुटकी भरता है और उस लड़की की मांग में सजा देता है। एक बार, दो बार, तीन चार बार, जितनी बार भी भरा जाता है उतनी बार वो सिंदूर से मांग भर देता है। और ये बात देखकर रेखा भी हैरान हो जाती है और वो दुकान वाला भी हैरान हो जाता है कि जिसको हम नाटक समझ रहे थे वो तो उसके लिए पूरी तरह से सीरियस है। सिंदूर भरने के बाद वो अपनी चुटकी को झाड़ते हुए कहने लगता है कि देखो अब तुम मेरी पत्नी हो चुकी हो और चलो मेरे साथ, अब तुम्हें कहीं भी झोपड़पट्टी में रहने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने घर में रहेंगे, हमारा अपना घर है। अब जो रेखा होती है वह भी थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद सोचने लगती है कि भाई इसका कम से कम अपना घर तो है, मजदूरी ये कर लेगा, मैं घर को संभाल लूंगी और महिलाओं की गृहिणियों की तरह जिंदगी हो जाएगी। ये भी कोई जिंदगी है, हर कोई गलत निगाहों से देखा करता है। और इसीलिए जो रेखा होती है वह उसकी बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। रेखा वहाँ से उसका दामन थाम कर उसके पीछे पीछे चलती है और पीछे पीछे चलते चलते वो लोग उस गांव में पहुंच जाते हैं। गांव के अंदर जैसे वो रेखा को लेकर पहुंचता है तो अब तक रात हो चुकी थी और रात के समय कोई भी उन्हें ऐसे नहीं देख पाता, लेकिन वो अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद जब उसकी माँ कहती है कि बेटा ये कौन है, तो उसके बाद वो कहता है कि माँ ये तेरी बहू है। इस बात को सुनकर माँ को खुशी भी होती है, हैरानी भी होती है और अचंभा भी होता है कि जिस काम को वो सभी लोगों से कहकर भी नहीं करवा पाई, क्योंकि माँ ने ना खूब सारी कोशिश कर ली थी, अपने रिश्तेदारों से सभी लोगों से कह दिया था कि मेरे बेटे की शादी करवा दो, लेकिन कोई भी लौट कर नहीं आया काम करवाने के लिए। और जो लोग आए उन्होंने उस तरह से फ़ायदा उठाया जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसके बाद जो माँ होती है वो कहती है कि सच में बेटा? तो वो कहता है कि हाँ माँ, इसका भी कोई नहीं था और मेरा भी कोई नहीं था, इसीलिए मैंने इससे शादी कर ली। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो माँ होती है वह थोड़ी देर तक सोचने के बाद उससे पूछती है कि तेरा नाम क्या है? तो वह बताती है कि मेरा नाम रेखा है। पूछने लगती है कि सच में इसने तुमसे शादी की है? तो यहाँ पर जो रेखा वो भी अपनी मांग का सिंदूर दिखा देती है और कहती है कि ऐसे ऐसे दुकान पर इन्होंने सिंदूर मंगाकर मेरी मांग भर दी और कहा कि आज से तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें खाना बनाना होगा मेरा और मेरी माँ का, और उससे अपना भी बना लेना और वहीं पर खा लेना, क्योंकि मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी, क्योंकि मैं भीख मांगा करती थी। जब माँ इस बात को सुनती है तो उसे भी इस बात पर विश्वास होता है और उसके बाद वह भी कहती है कि ठीक है, अगर तुमने मेरे बेटे से शादी कर ली है और इसे अपना पति मान लिया है तो ऐसा करो, सबसे पहले नहाओ धो अच्छी तरह से, और मेरी एक दो नई साड़ियाँ रखी हुई हैं उन साड़ियों को पहन लो। इसके बाद जो रेखा होती है वो ऐसा ही करती है, सास उसे अच्छी तरह से तैयार करती है, क्योंकि भाई कल को जब गांव में ये बात पता चलेगी, माँ ढिंडोरा पीटेगी तो लोग भी तो हैरान होंगे। और तो उसके बाद जैसे वो अच्छी तरह से तैयार हो जाती है तो यहाँ पर अगले दिन के लिए सुबह सुबह वो गाँव में चारों तरफ बता देती कि हमारा बेटा रात के समय शादी करके ले आया है, अगर आप लोग बहू देखने के लिए आ जाना। गाँव में प्रथा होती है ना बहू का मुँह देखने के लिए, तो मुँह दिखाई की रस्म करने के लिए उन लोगों को निमंत्रण दे देती है। और जैसे लोग ये बात सुनते हैं तो बड़े ही हैरान हो जाते हैं कि भाई उसकी तो कहीं से भी शादी नहीं हो रही थी, फिर ऐसा क्या हो गया, एक साथ उसकी बहू घर पर आ गई। उसके बाद लोग आते भी हैं, मुंह दिखाई में उसे कुछ पैसे देते हैं उस लड़की को, और यहाँ पर जो लड़का है वो बड़ा ही खुश होता है रंजीत, क्योंकि कुछ पैसे उसने कमा कर इकट्ठे कर रखे थे, तो उन पैसों से चाय पानी का उनके इंतजाम करता है और घर के अंदर छोटे मोटे ऐसे सामान लाता है जैसे नए शादी के घर के अंदर आते हैं। और उसके बाद रेखा और रंजीत दोनों एक साथ रहा करते हैं। और जो रेखा
रेखा होती है वह रंजीत से कहने लगती है कि देखो, अब तक तो तुम मजदूरी किया करते थे, लेकिन मजदूरी से इतना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम ना कुछ दिन कुछ पैसे इकट्ठा करो और उसके बाद एक छोटा सा रोजगार मेरा भी खुलवा दो। यहाँ पर जो रेखा होती है वो गाँव के अंदर ही अपनी परचून की दुकान खोलती है पहले तो, लेकिन वो चल नहीं पाती है। और उसके बाद रेखा को सिलाई आया करती थी अच्छी तरह से, तो इसीलिए वो अपने पति से एक मशीन मंगाने के लिए कहती है। परचून की दुकान का जो भी सामान था उसे बेच दी है और उसी घर की छोटी सी दुकान के अंदर सिलाई का काम करने लगती है और महिलाओं के कपड़े वगैरह सीने लगती है। जब वह कपड़े वगैरह सीती है तो बहुत ही अच्छी खासी उसको बचत होती है और धीरे धीरे करके उसकी छोटी सी बुटीक बहुत बड़े बड़े ऑर्डर पूरे करने लगती है। यहाँ पर जो लड़की होती है रेखा, वह दिल लगाकर काम करती है, इधर वो अपने पति से भी प्यार किया करती है और कोई भी कैसी भी परेशानी नहीं होती है। वो लोग घर के अंदर आज तक भी अच्छी तरह से रह रहे हैं और उन लोगों की ज़िंदगी ऐसे बीत रही है जैसे मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि एक बार तो जो रंजीत है उसकी ज़िंदगी बिल्कुल किनारे लग चुकी थी कि भाई अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद दोबारा किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उसके भाग्य की लड़की जो थी वह भीख मांगती हुई उसे मिल गई और उसके बाद उसने उसकी मांग में सिंदूर डालकर उसे अपना बना लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।